फ्रेंड्स, मैं रवि। आज हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे वो हमें असाइन होता है, कहाँ से असाइन होता है, उसमें आईएसपीज़ का क्या रोल है, उसमें आरआईआर जो हमारा रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है उसका क्या रोल है, और जो हमारा आईना है उसका क्या रोल है हमारे आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के बारे में अब तक हम यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह यही पढ़ते आ रहे हैं कि आईपी एड्रेस का मतलब प्राइवेट आईपी हो गया, हमारा पब्लिक आईपी होता है। उसी तरह से स्टैटिक आईपी है, डायनेमिक आईपी है। उसी से अगर हम रिलेट करें तो हमारा नेट भी उसी से रिलेटेड आ गया, सबनेटिंग हो गया, सबनेटिंग के अंदर हमारा वीएलएसएम हो गया। इसी तरह की बहुत सारी बातें आज हम इस सेशन में करेंगे और उम्मीद है कि आप ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सीखोगे ही नया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम मूव करते हैं हमारे सेशन की ओर। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब भी हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स नहीं कह सकते, बस कुछ की पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि उनके हिसाब से हम आगे डिस्कस कर सकें और हमारी इस आईपी एड्रेस के साथ जो हमने जर्नी स्टार्ट की है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आईपी। ये आईपी क्या है? आईपी एड्रेस द इंटरनेट एड्रेस बुक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, एक डीप डाइव इनटू हाउ डिवाइसेस कनेक्ट। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आईपी। अब जैसा कि आप सबको पता है कि आईपी जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि प्रोटोकॉल है इंटरनेट क्या, तो ये प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले ये तो बताओ कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो इसी को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल होता है ए सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स इसके अंदर सेट किए गए हैं या फिर इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं कुछ रूल्स, जिसके हिसाब से सारे काम होंगे। तो यही एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, जो ये डिफाइन या फिर ये डिक्लेयर करेगा कि जो भी डेटा यूजर या तो सेंड कर रहा है या फिर डेटा को रिसीव कर रहा है, दोनों कंडीशन में डेटा या तो सेंड कर रहा है या उस डेटा को रिसीव कर रहा है, इन्हीं दो मेथड्स के लिए या इन्हीं दो काम को कंप्लीट कराने और सही तरीके से करने के लिए कुछ रूल्स को डिफाइन किया गया है। इसे ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं और यही हमारी जर्नी है, इसी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस है क्या। अभी तक हमने जो भी इसके बारे में डिस्कस किया है वो यही है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उसकी फुल फॉर्म क्या है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो उसमें प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारी स्लाइड में है कि ए यूनिक आईडी फॉर डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी। ठीक है, कि नेटवर्क के अंदर हमारे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी
हमारी आईपी एड्रेस है। तो एग्जांपल के तौर पर हम ये समझते हैं कि एक नेटवर्क है हमारा, जिसके अंदर हमारे पास कुछ पीसीज़ हैं और सारे पीसीज़ आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कनेक्ट हैं। तो यही आईडी अब एक यूनिक आईडी सारे डिवाइसेस के लिए, सपोज़ कि ये मेरा पीसी ए है, ये मेरा पीसी बी है, ये मेरा पीसी सी है और ये मेरा पीसी डी है। तो इसी के हिसाब से ये बोल रहा है कि ए यूनिक आईडी। तो अगर हम इनको एक आईडी दे दें कि ये 100 है, ये 200 है, ये 300 एंड ये 400 इसकी आईडी है। अगर जैसे कि अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 200 जिसकी भी यूनिक आईडी है वो हमारा यूज़र है बी, ठीक है, ये हमारा एक यूज़र है बी जो यूज़र है जिसकी आईडी है 200, वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है डी के साथ जिसकी आईडी है 400। तो इस पूरे नेटवर्क में किसी की भी आईडी 400 नहीं हो सकती सिवाय एक डी को छोड़ के, ठीक है। तो यही बात इसमें समझाना चाह रहा है कि ए यूनिक आईडी फॉर डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। तो इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आईपी है, जो हमारा आईपी एड्रेस है, वो काम करता है एक फ़ोन नंबर की तरह, ठीक है, कि किसी यूज़र के पास या किसी क्लाइंट के पास एक फ़ोन नंबर है। अब पूरी दुनिया में जितने भी नंबर होंगे वो ग्लोबली क्या होंगे, यूनिक होंगे, बिल्कुल वो ग्लोबली यूनिक होंगे। उसी तरह से जो हमारा आईपी एड्रेस है वो भी डिजिटली और ग्लोबली क्या होगा, यूनिक होगा, राइट, वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा नेटवर्क होगा जिसके अंदर हमारा आईपी होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी, ये था हमारा फर्स्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड है लाइक ए पोस्टल एड्रेस फॉर डेटा पैकेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, सपोज कि हम किसी को कोई पोस्टल ट्रांसफ़र करते हैं या कोई जीमेल, एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये मेरा जीमेल है, ठीक है, ये मेरा जीमेल है, इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट लिख रखा है। इसको मैंने टू एंड फ्रॉम दोनों में अपना एड्रेस लिख रखा है, जीमेल एड्रेस, किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मैं सेंड कर रहा हूँ किसी अदर पर्सन को जिसका एड्रेस मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो अब ये एड्रेस यहाँ से जाएगा तो इसे कहाँ जाना है उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है पहले से, टू और फ्रॉम में किससे आया है, किसके पास जाना है। यही चीज़ इसमें है कि लाइक ए पोस्टल एड्रेस फॉर डेटा पैकेट्स, कि जो भी हमारे डेटा पैकेट्स हैं उनके लिए एक पोस्टल एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो भी डेटा था हमारी जीमेल के अंदर, उस जीमेल के लिए उसका डेस्टिनेशन क्या था जिसके पास हम भेज रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा आईपी जो होता है उसके अंदर भी हम दो सेक्शन बता सकते हैं कि पहला इसके अंदर सोर्स एड्रेस होता है जो हमारा, जिसे हम सेंडर बोल सकते हैं। सेकंड हमारा डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसे हम रिसीवर बोल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर इसने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा डीप इन डाइव करते हैं इसके ऊपर। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कि आईपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, इट्स द रूल बुक। ये एक रूल बुक है जिसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि एक रूल बुक जिसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि कैसे डेटा को हम सेंड करेंगे और कैसे हम उस डेटा को रिसीव करेंगे, इसके बारे में इसके रूल्स जो हैं वो पहले से डिफाइन किए गए हैं। हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर दिखा रखा है, लिख रखा है
कि इसके दो पार्ट होते हैं। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, जो हमारा आईपी एड्रेस है उसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक नेटवर्क एड्रेस और एक नेटवर्क आईडी होता है। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होस्ट आईडी, ठीक है। नेटवर्क आईडी हमें यह बताता है कि कौन सा नेटवर्क, और होस्ट आईडी हमें बताता है कि कौन सा होस्ट और नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क से हम यह पता लगा सकते हैं कि अब सपोज इसके अंदर हमारा जो नेटवर्क होगा उसी से हमें यह पता चलेगा कि हमारी आईपी जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है और कौन सी क्लास के अंदर कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। और होस्ट आईडी हमें यह बताती है कि कौन सा होस्ट, विच होस्ट, ठीक है। विच होस्ट का क्या मतलब है कि 0 से 255 के बीच में कौन सा होस्ट हम चेक कर रहे हैं या फिर किस होस्ट की हम बात कर रहे हैं, यही है। तो एक आईपी एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। चलिए, यहाँ एक आईपी दे रखी है इसने एग्जाम्पल के तौर पे, क्या है? 192.168.1.10। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट जो 3 बिट हैं वो है हमारी नेटवर्क बिट, ठीक है। और जो लास्ट का जो 10 है ये है हमारी होस्ट बिट। अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें जो स्टार्टिंग के जो ये 3 जो ऑक्टेट हैं, ये सॉरी मैंने इनको बिट बोल दिया, ये ऑक्टेट है। मुझे कैसे पता चला कि ये 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट आईपी है उससे देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा क्लास सी का आईपी है, ठीक है, क्लास सी। उसके बाद आईपी एड्रेस की सबसे अच्छी चीज़ कि और दूसरी बात कि ये IPv4 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। पर ऑक्टेट 8 बिट्स के होते हैं, पर ऑक्टेट 8 बिट्स का, तो 4 ऑक्टेट कितने बिट्स के? 32 बिट्स के। चारों ऑक्टेट कितने बिट्स के? 32 बिट्स के चारों ऑक्टेट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 8.8.8.8 हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, ठीक है। 32 बिट का मतलब कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से 2⁻32। तो जितने भी यहाँ पे नंबर आएंगे उतने इस IPv4 में नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी नंबर आएंगे बिलियंस में आएंगे, आगे हैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। और हर एक ऑक्टेट जो है वो डॉट से सेपरेट होता है। किससे सेपरेट होगा? इस डॉट से सेपरेट होगा हर एक ऑक्टेट। इसमें 3 डॉट्स होंगे और 4 ऑक्टेट होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो होस्ट है ये चेंजेबल है, ठीक है। और जो नेटवर्क है ये चेंज होगा जब हमारा होस्ट 0 से 255 की रेंज तक पहुंच जाए, और उसके आगे भी अगर होस्ट हैं तो हमारा जो ये 1 का जो नेटवर्क है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। तो टोटल जो नेक्स्ट जो नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा? 2.0 ये बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारी सेकंड स्लाइड में जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारी थर्ड स्लाइड पर। थर्ड स्लाइड के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है व्हाट इज आईना। अब आईना क्या चीज़ है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आईना इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या हम कह सकते हैं कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेस सेज
डोमेन नेम्स और प्रोटोकॉल नंबर्स, इन सबको मैनेज करता है। कौन करता है? आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, यही है आईना। इसकी फंक्शनैलिटी बड़ी कमाल की है। ये ग्लोबली इसे हम बोल सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस बैंक है। जिस तरह हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उसी तरह ये आईपी एड्रेस की एक बैंक है जो आईपी एड्रेस को इशू करता है, ठीक है। बट ये डायरेक्टली किसी को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता। ये एक पार्ट है किसका? आईकैन का। आईकैन क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसकी एक ब्रांच है क्या? आईकैन की एक ब्रांच है आईना, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और है भी। ये क्या करती है? मैनेज करती है आईपी ब्लॉक्स को, डोमेन नेम्स को एंड प्रोटोकॉल नंबर्स को। अब प्रोटोकॉल नंबर्स आप सबको पता ही होगा कि प्रोटोकॉल नंबर 21 FTP, डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है, 20 FTP डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। SSH, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या, हाँ रिकॉर्डिंग सही काम कर रही है। इसके अलावा ये आप मैनेज करता है प्रोटोकॉल नंबर्स को। अब प्रोटोकॉल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा FTP है, हमारा TCP है, हमारा ICMP है, IGMP है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको क्या करता है? आईना मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। ये है रोल्स ऑफ RIR, NIR, LIR और ISPs। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये काम होता कैसे है। सबसे पहले आता है हमारा कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, आईना, जो मैं हम अब ये पढ़ के आए हैं। आईना उन सबको मैनेज करता है, आईपी एड्रेस वगैरह को। आईना प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है आईपीज़ को, कहाँ? RIR। अब RIR क्या है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, ठीक है। RIR आगे आईपीज़ प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? NIR या फिर LIR, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री। यहाँ से आईपी किसके पास जाती हैं? ISPs। एक चीज़ पे गौर करना, आईना सिंगुलर, RIR रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री सिंगुलर, NIR एंड LIR भी सिंगुलर, लेकिन ISPs मतलब ये सारी ब्रांच पूरी दुनिया में सिंगल हैं, बट ISPs एक कंट्री में मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन से ISPs हैं? जियो, वोडाफोन, एयरटेल एंड BSNL एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। RIR रीजनल मैनेजर्स, ये जो इंटरनेट रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज जो हैं इनको हम रीजनल मैनेजर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये रीजन वाइज सबको संभालते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा एरिन आ गया, हमारा राइप आ गया, एशियन पैसिफिक के लिए आ गया, हमारा जापान एशियन पैसिफिक के लिए आ गया, हमारा अफ्रीका के लिए आ गया, हमारा अमेरिका के लिए आ गया, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा NIR एंड LIR, तो नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री या फिर लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री हम जिसको कह सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंट्री वाइज, ठीक है। इनके आगे आते हैं हमारे ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिनसे हमें इंटरनेट सर्विस मिलती है। उनसे हमें मिलती है एक पब्लिक IP, लेकिन उसे नेट प्रोटोकॉल की हेल्प से ट्रांसलेट कर दिया जाता है और उसे प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट करके हमें इंटरनेट चलाने की पूरी परमिशन दी जाती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी? एरिन,
रीप, एपनिक, लैक्निक एंड अफ्रीनिक। ये अफ्रीका के लिए हो गई, ये लेटिन अमेरिकन हो गई, ये एशियन पैसिफिक के लिए हो गई, ये यूरोप के लिए हो गई, इस तरह से, ठीक है। फिर आ गई नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। इसके अंदर जैसे स्पेसिफिक कंट्रीज़ आ गई, जैसे जापान, जैसे इंडिया, जैसे अमेरिका, जैसे चाइना एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है ISPs। अब ISPs यूज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल टू असाइन IPs। अब ISP के पास जैसे ही IP एड्रेस आए, उन्होंने क्या किया, DHCP स्टार्ट किया, ठीक है। DHCP हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि डोरा के फॉर्मूले पे काम करता है, डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड असाइन, ठीक है। इसी केस में एक नया वर्ड भी हमारे सामने आएगा, अपीपा, ठीक है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP असाइंड, ठीक है। ये भी DHCP की ही देन है। आगे इसको डिस्कस करेंगे आराम से। और ये डायग्राम जो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे बताया था, आईना से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं IPs, RIRs के पास जाती हैं, वहाँ से NIR, ISPs और फिर हमारे पास ISPs से, ठीक है, DHCP के थ्रू। और अगर हम मैन्युअली IP लेना चाहें तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे होगा, उसमें DHCP का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाउ टू बाई एन IP फ्रॉम एन ISP। ISP से हम IP कैसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं IP की, तो IP होती है दो टाइप की। कौन कौन सी? स्टैटिक IP और डायनेमिक IP। डायनेमिक IP के लिए और स्टैटिक IP, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात करें कि साइन अप करना होगा हमें किसी IP के साथ, या फिर किसी ISP के पास हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे एक डायनेमिक IP प्रोवाइड करो। अब डायरेक्टली तो वो हमें देगा नहीं, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एक स्टैटिक IP की, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा तो उसके लिए हमें डायरेक्ट ISP से या फिर लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री से भी बात करनी पड़ सकती है। स्टैटिक IP की जो मिनिमम जो अमाउंट हम मान सकते हैं वो $5 से $15 पर मंथ हम मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है ISPs के ऊपर, ठीक है। IP ब्लॉक्स को हमें खरीदना होता है। ये जो /24 जो आप देख रहे हो, ये एक CIDR वैल्यू है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, ठीक है। 256 IPs एक नेटवर्क के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जो कि जिनका जो रेंज होती है वो होती है 0 से 255। जीरो काउंट हो गया इसलिए 255 तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 256। कॉस्ट थाउजेंड्स एंड रिक्वायर्स जस्टिफिकेशंस, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने नेटवर्क कितने होस्ट हैं हमारे पास। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आ गए, जिसको IP चाहिए ISP से कांटेक्ट करेगा। ISP क्या करेगा? ISP को हम बोलेंगे कैन आई हैव ए स्टैटिक IP, उसको हम कुछ पेमेंट करेंगे और हमें IP मिल जाएगी। लेकिन बात करें स्टैटिक IP की, तो मोस्टली जो स्टैटिक IPs होती हैं वो मिलती हैं जब हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट को अगर डायनेमिक IP हम प्रोवाइड करवाएंगे तो वो IP कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी, और अगर वेबसाइट की IP कुछ टाइम के बाद चेंज हो रही है तो हमारे कस्टमर्स के लिए और हमारे बिजनेस के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही, ये कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है ये चीज़ कि IP बार बार चेंज हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टैटिक IP चाहिए जो एक बार फिक्स हो, एक बार मिली तो वो बस फिक्स रहे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस। IP वर्जन 4 है वर्सेस IP वर्जन 6 है। बहुत ही नॉर्मल सा है लेकिन अच्छा है। बात करें सबसे पहले IPv4 की, ये 32 बिट का होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है। जैसा मैंने आपको बताया था 32 बिट का मतलब 2 to the power 32 बिट, तो यहाँ क्या होगा 2 to the power 128। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि 2 to the power 32 में भी कितने नेटवर्क बनेंगे और उससे कितने ज़्यादा नेटवर्क बनेंगे 2 to the power 128 के अंदर।
अगर 32 पावर में है तो 4.3 बिलियन एड्रेस के अराउंड नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। और अगर 2 टू द पावर 128 है तो ट्रिलियंस में नेट आईपीज़ होंगी, ठीक है। इसमें होंगे टोटल 4 ऑक्टेट, और इसके अंदर कितने ऑक्टेट होंगे? 6 ऑक्टेट, ठीक है, 6 ऑक्टेट होंगे इसके अंदर। IPv4 जो है वो कम होने लग गई थी 12-11 से। उसके बहुत से रीज़न हैं, पॉपुलेशन है, दूसरा इंटरनेट के जो यूज़र हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से IPv4 जो है वो घट रही है, उसकी जो तादाद है वो कम हो रही है। इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये क्या करता है? ये प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करता है किसमें? पब्लिक आईपी में, ठीक है। तो जैसा कि हम ब्रॉडबैंड या फाइबर कनेक्शन या कुछ भी हम लगवाते हैं तो हमें प्राइवेट आईपी मिलती है उसके अंदर, राइट। वो प्राइवेट आईपी हमारे मोडेम के पास जाती है, मोडेम से ISPs, और वहाँ से हमें एक पब्लिक आईपी मिलती है जिससे हम इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी पब्लिक आईपी के हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वरना लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम बनाएं, लेन की अगर हम बात करें तो हम प्राइवेट आईपी से भी काम चला सकते हैं, हमें किसी पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है IPv6 हेक्साडेसिमल। हाँ, ये हेक्साडेसिमल के अंदर लिखी जाती है। IPv4 के अंदर ऑक्टेट होते हैं जो सेपरेट होते हैं डॉट से, लेकिन IPv6 के अंदर हमें इस तरह से लिखने पड़ते हैं। अब हेक्साडेसिमल का मतलब कि ये 0 से लेके 9 तक के नंबर सपोर्ट करेगा और इसी के साथ A से लेके F तक अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करेगा। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा हेक्साडेसिमल, ठीक है। आज AC खराब है, कोई बात नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो IPv6 है वो सपोर्ट करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को, SLWC, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? इरेज, इस पे क्या कर सकते हैं? ओके, क्या है? SLWAC, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, अगर नॉर्मली इसकी बात करें तो इसको सुनने के बाद नॉर्मली हम ये कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा, कि DHCP के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों के अंदर ही हमें मैन्युअल आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि DHCP जो है, जिसे हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हम कहते हैं, इसमें हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग्स करनी होगी। इसके बाद हमारे जो भी सिस्टम्स होंगे, जो भी हमारे होस्ट होंगे, उनको इसके पास रिक्वेस्ट करनी होगी। किसके लिए? आईपी के लिए। फिर हमें आईपी यहाँ से असाइन की जाती है, ठीक है। लेकिन स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इसके अंदर होस्ट क्या करेगा? खुद से आईपी जनरेट करेगा, न कि कोई रिक्वेस्ट करेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये खुद से आईपी को जनरेट करेगा अपने लिए। किस में? IPv6 में ओनली। और जो DHCP है वो IPv4 में भी काम कर सकता है और IPv6 में भी काम कर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्लैक जो है वो IPv6 में काम करेगा। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना ही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
ये हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। क्या है? ओके, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी हम पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ते हैं। स्टैटिक आईपी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, बिल्कुल जैसे कि वेबसाइट के पास जो आईपी होती है वो स्टैटिक होती है, वो फिक्स आईपी होती है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। उसका हमें मैन्युअली सेटअप करना होता है, वो हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक नहीं मिलती है वो हमें। ऑटोमेटिक कहाँ मिलती है? डीएचसीपी के केस में, स्लैक के केस में, ठीक है। इसका हमें मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। डायनेमिक आईपी कौन सी होती है? जो चेंज हो जाए ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हमारे फ़ोन्स के ऊपर जो हमें आईपी मिलती है, जो हमारे ब्रॉडबैंड होते हैं उन पर जो हमें आईपी मिलती है वो चेंज हो जाती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है। जैसे हमारा होम वाईफाई हो गया, हमारे फ़ोन्स की जो आईपी है वो चेंज होती रहती है। डायनेमिक आईपी जो होती हैं वो डीएचसीपी से मिलती हैं हमें 24 आवर्स के बाद में वो रिन्यूअल हो जाती है, ऑटोमेटिक हमें एक नया आईपी एड्रेस मिल जाता है। स्टैटिक आईपी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो काम आती हैं होस्टिंग वेबसाइट करने के लिए या फिर वीपीएन्स के लिए। डायग्राम हम शुरू से इनका सबका पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी वो आईपी जो हमें इंटरनेट के ऊपर कहीं भी कम्युनिकेशन करने में हमारी पूरी हेल्प करती है। कम्युनिकेशन के लिए हमारी पूरी हेल्प करती है, जिससे हम इंटरनेट पर किसी भी दूसरे यूज़र के साथ या किसी भी सर्वर से डेटा, किसी भी सर्वर के पास डेटा सेंड कर सकते हैं और उस सर्वर से डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। यही हमारी पब्लिक आईपी का काम होता है। प्राइवेट आईपी हमारी लोकल नेटवर्क के लिए काम में आती है। इसके लिए हमें किसी भी आईएसपी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक आईपी के लिए हमें आईएसपी को क्या करना होता है? पे करना होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि पब्लिक आईपी जो होती है वो इंटरनेट फेच करने के लिए होती है। ये गूगल का डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं कि डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। प्राइवेट आईपी जो होती है वो लोकली यूज में आती है, जिसका एक एग्जांपल दे रखा है कि ये क्लास सी का एक आईपी है। पब्लिक आईपीज़ आर यूनिक ग्लोबली। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक आईपी जो होती हैं वो यूनिक होती हैं ग्लोबली, जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक आइडेंटिटी होती है हमारी इंटरनेट के ऊपर, जैसे एक आइडेंटिटी होती है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमारे मोबाइल नंबर, हमारा आधार कार्ड, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। प्राइवेट आईपी जो होती हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं नेट के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। एक लोकल नेटवर्क है जैसे हमारा 192.168.1.0 है, ठीक है। एक आईपी के अंदर ये चल रहा है, दूसरे नेटवर्क के अंदर हम दोबारा इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेट को यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले एक प्राइवेट आईपी जो हमारा जो हम लोकल नेटवर्क में काम में लेते हैं, आईएसपी के थ्रू हमें एक पब्लिक आईपी मिलती है और उससे हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ से डेटा आएगा कैसे? यहाँ से हमने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना, तो वो इधर से आएगा, इंटरनेट से पब्लिक आईपी से हमारे प्राइवेट आईपी, ठीक है। इसी के साथ में एक वीपीएन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि हमारा हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, उसी के साथ हमने अटैच कर दिया हमारे वीपीएन को, तो एक टनल बन जाएगी जो कि आईएसपी को बाईपास कर देगी और डायरेक्टली हमें पब्लिक आईपी असाइन कर देगी विदाउट आईएसपी। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें एक नुकसान हो सकता है कि अगर हम वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी के टनल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना डेटा या हमारी प्राइवेसी भी मतलब उस कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सी जगह ये सही भी है और बहुत सी जगह शायद ये सही नहीं भी है, अपने अपने तरीके हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। आगे की बात हम आगे किसी मॉड्यूल में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम एथिकल हैकिंग के चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसमें हम वीपीएन को और डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये सिर्फ उसका एक ओवरव्यू था छोटा सा। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी की क्लासेस क्या क्या होती हैं। IPv4 के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं? इसमें 5 क्लासेस हैं, A to E, ठीक है।
जिसमें ए बी सी डी और ई। सबसे बड़ा जो नेटवर्क बनेगा वो ए का बनेगा और सबसे छोटा जो नेटवर्क बनेगा वो ई का बनेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल के लिए है ओनली। ठीक है, और ये साइंटिस्ट या रिसर्च के लिए है। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका एक्सपेरिमेंटल में है, और ये रिसर्च एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए है। क्लास सी जो हम हमारे लोकल नेटवर्क, हमारे ब्रॉडबैंड्स, हमारे होम वाईफाइज, हमारे फ़ोन के अंदर जो हमें आईपीज़ मिलते हैं उनके अंदर जो हॉटस्पॉट हम यूज़ में लेते हैं उनसे हम क्लास सी का एड्रेस यूज़ करते हैं। अगर कोई कंपनी है एमएनसीज, उनमें क्लास बी का नेटवर्क काम में आता है, या और भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो हम क्लास ए का नेटवर्क भी उसके अंदर काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर करोड़ों नेटवर्क बनेंगे। इसमें 65,535 बनेंगे, इसमें बनेंगे 1 करोड़ के आसपास बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे वो हम निकालेंगे जब सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, ढंग से निकालेंगे। फिर क्लास ए की बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 0 से 127 या 128। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, 127 है। क्लास बी की जो आईपी है वो है 128 से 191। फिर क्लास सी की जो आईपी है वो है 192 से 223। क्लास डी की जो आईपी है वो है 224 से 239। फिर है 240 से 255। बस इतना ही है। ठीक है, मैं देख लूँ एक बार मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही है। हाँ, सही चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें कुछ रिजर्व क्लासेस हैं, जैसे कि 10 है। ये पूरा नेटवर्क जो है एक बड़े नेटवर्क के लिए काम में आता है। प्राइवेट नेटवर्क जो है ये क्लास बी का प्राइवेट नेटवर्क है, जो मीडियम कंपनीज़ के लिए काम में आता है। ये क्लास सी का है, जिसमें हम एक स्मॉल नेटवर्क बना सकते हैं किसी बिल्डिंग या किसी ऑफिस के लिए, छोटे ऑफिस के लिए। ये क्लास डी है जो मल्टीकास्टिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल के लिए काम में आता है। ये मल्टीकास्ट या फिर रिसर्च एंड साइंटिफिक के लिए काम में आता है। इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं क्लासेज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑक्टेट। हर एक क्लास की जो आईपी है वो उससे हम ये पता लगा सकते हैं जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 122, ये क्लास ए का है। 150 ये क्लास बी का आईपी है। बात करें 192 ये क्लास सी का है। बात करें 227 ये क्लास डी का है। और 251 ये क्लास ई की आईपी है। तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो आईपी है वो किस क्लास की है। ठीक है, बस इतना सा ही है। नेक्स्ट इसमें है रिजर्व्ड एंड लोकल होस्ट की आईपीज़। वो क्या होती हैं? तो एक आईपी आपने हमेशा ये देखी होगी कि एक आईपी जो 0.0.0.0, ठीक है, जिसके चारों ऑक्टेट 0 होते हैं, वो क्या है? वो है अनडिफाइंड आईपी, जिसको बोल सकते हैं अननोन एड्रेस, जिसको बोल सकते हैं। ये वो आईपी है जिससे कोई भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, वो यही होगा 255.255.255.255। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट है सबनेट। इसी के अलावा एक हमारा लोकल होस्ट होता है। हमारे लोकल होस्ट के लिए 127.0.0.0.1, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, ये हमारी लोकल होस्ट के लिए है। इसको भी हम देखेंगे कि हमारे लोकल होस्ट का जो NIC कार्ड है उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक मैंने बात की थी अपीपा, ऑटो असाइंड। ठीक है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइंड। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइंड मैंने कहा था कि इसको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं कि DHCP के साथ इसको कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। DHCP, अब एक डायग्राम बनाते हैं। एक सर्वर है, ठीक है, इस सर्वर के ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर है। ठीक है, इसके ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर है
और यहाँ मेरे चार पीसी कनेक्ट है। अब चारों पीसीज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी चाहिए, चारों एक नेटवर्क के अंदर हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब चारों को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है या कम्युनिकेशन करना है, डेटा सेंड करना है, डेटा रिसीव करना है, तो ये कंपलसरी है कि इनको कोई ना कोई आईपी एड्रेस चाहिए। बिना आईपी एड्रेस, बिना किसी आइडेंटिटी के ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डीएचसीपी जिसका क्या फिनोमिना है, जिसका डोरा एक फंक्शनैलिटी है जिसके द्वारा ये इस सर्वर से आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे। लेकिन क्या हो किसी रीजन से भी कोई भी रीज़न ये आईपी ना ले पाए, इनको डीएचसीपी से कोई आईपी ना मिले। सपोज कि इसकी जो आईपी है वो है 192.168.1.1, ये इस सर्वर की आईपी है और इसने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है कि इसने एक कंडीशन लगा रखी है, एक एक्सेप्शन इसने या फिर एक कंडीशन इसने एक्सेप्शन लगा रखा है कि 1.2 से और 192.168.1.10 तक मैं किसी को भी आईपी नहीं देना चाहता। जिसको भी आईपी मिलेगी वो 11 से मिलेगी, 11 से। तो क्या आईपी बनेगी 192.168.1.11, ये आईपी बनेगी। ये आई यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, इसको 11 मिलनी चाहिए, इसको 12, इसको 13 और इसको 14 की आईपी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी रीजन से इसको आईपी अगर इस डीएचसीपी सर्वर से नहीं मिली तो क्या होगा, इनके ऊपर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइंड हो जाएगी, अपीपा। ये आईपी इन चारों पर असाइन हो जाएगी। किस रेंज की होगी, 169.254.0.1 से 169.254.255.254 की रेंज में कोई भी आईपी इनको मिल सकती है। और कमाल की चीज़ ये है कि अगर ये सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर हैं और अपीपा की आईपी अगर इनको मिली हुई है तो ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। यह है अपीपा, ठीक है। इसी के अलावा अगर इनको डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगी तो अपीपा का कोई रोल नहीं होगा, उसकी आईपी इनको नहीं मिलेगी। इतना सही कॉन्सेप्ट था, शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि लोकल होस्ट इज पार्ट ऑफ द 127.0.0.0/8 ब्लॉक। ये जो CIDR वैल्यू दिख रही है आपको /8, ये क्लास A का है। कौन सी क्लास का है, क्लास A का। और ये 127 किस क्लास की आईपी है, क्लास A की, ठीक है। देखेंगे अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ये समरी है, अब लास्ट समरी देखते हैं। आईपी जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो हमारे डिवाइस की क्या है, एक आईडी है। किस तरह की आईडी है, एक यूनिक आईडी है, ठीक है। मैनेज कौन करता है, आईना। आईना किसको आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है, RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, ठीक है। NIR नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री और ISPs हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इनसे हमें आईपी मिलती है। IPv4 जो है वो ओल्ड हो चुका है और IPv6 जो है वो भी नया है, ठीक है। स्टैटिक आईपी होती है, डायनेमिक आईपी होती है, पब्लिक आईपी होती है और प्राइवेट आईपी होती है। हमने सबके बारे में डिस्कस किया है। क्लासेज होती हैं IPv4 की, ठीक है। A से लेके E तक कितनी क्लास, टोटल 5 क्लासेज होती हैं। स्पेशल आईपीज, लोकल होस्ट और रिजर्व्ड आईपी। अब इनके आगे हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है कि आईपी काम कैसे करेंगी, इनका सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है। सबनेट मास्क के आधार पर इनकी हम सबनेटिंग कैसे करेंगे, सबनेटिंग कैसे करेंगे। सबनेटिंग के अंदर हम VLSM को पढ़ेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को पढ़ेंगे। सबनेटिंग करेंगे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारे पास बहुत सारी आईपी हैं, आईपी का एक नेटवर्क है, उसको हम छोटे छोटे नेटवर्क में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये हम सारा इसमें आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक नेटवर्क के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स हैं और जो ओपन हैं, जो क्लोज हैं, ठीक है।
उनको हम रीड करेंगे आगे। इसके अलावा हम जो हमारी प्राइवेट आईपी हैं इनके ऊपर हम टेस्टिंग भी करेंगे। उसके लिए टूल्स आते हैं, एनमैप आ गया, सबसे पॉपुलर टूल है नेटवर्क मैपर, जो हमें किसी भी एक नेटवर्क का पूरा मैप क्रिएट करके देता है। जब हम एथिकल हैकिंग करेंगे, जब हम CEH का करेंगे, जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, उसके अंदर हम ये सारे मॉड्यूल्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, IPv4 इसका पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे। तो अब मेन चीज़ ये है कि इतनी जो कहानी हमने देखी है उस हिसाब से IP एड्रेस को हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, जो सबनेट मास्क जैसे कि क्लास A है, क्लास A है तो क्लास A का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? B का, C का, D का और E का। ठीक है, E अब एक्सपेरिमेंटल है तो A का हो गया 255.0.0.0, ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हो गया क्लास A का। CIDR हो गया /8/16/24, ठीक है, /32। B का जो सबनेट मास्क हो गया 16, 1 बिट। अब देखो यहाँ से सबनेट मास्क कैसे निकाला हमने, ये आगे का टॉपिक है, आगे इसको और हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जितना हम इसके अंदर डीप डाइव कर सकते हैं हम करेंगे। /8 कितने बिट्स का हमारा IP एड्रेस होता है, कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं 8 के, राइट। एक ऑक्टेट कितने का होता है? 8 बिट का होता है। 4 ऑक्टेट कितने बिट के होते हैं? 32 बिट्स के होते हैं। तो /8 का मतलब एक ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक ऑक्टेट को हम 255 कर देंगे। अब ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आए हैं। हमने इसको 255 क्यों किया? क्योंकि देखो IP कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट हो गए, 8 बिट हो गए। इसको 255 करने का मतलब है कि सबको 1 बिट कर दो। अब अगर इन सबको हम ऐड करें, 128 + 64 कितने हो गए? 192। इसमें अगर 32 को ऐड कर देंगे, 16 को भी ऐड कर देंगे, 8 को भी ऐड कर देंगे, 4 2 1 सबको अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितने आएंगे? 256। अब ये 0 से स्टार्ट होगा तो 255 लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये 255 हो गए, राइट। 0 तो है ही, तीनों हमने इसमें एम्प्टी छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए। नेक्स्ट 16 का मतलब 2 बिट इसमें फुल हैं, इसको 255 कर दो। हो गया। थर्ड के अंदर 34 है तो 3 बिट आ जाएंगी। और ये क्लास D है 32, 4 बिट, तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल के अंदर है, ठीक है। यही कहानी है पूरी इसकी। अब हम देखेंगे कि अगर हमें ये देखना हो कि हम IP एड्रेस को कैसे देख सकते हैं और कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें CMD को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IP config। तो इसमें बहुत सारे कनेक्शन दिखा रखे हैं, जो मेरे VMware मशीन जो मैंने कनेक्ट कर रखी है उस पर दिखेंगे। तो इसमें मेरा वायरलेस जो वाईफाई है वो इनेबल है, तो इसकी जो IPv4 का जो एड्रेस है वो कितना है? 192.168.1.8। मुझे 1.88 मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास का है? 192 क्लास C का IP एड्रेस है। तो क्लास C का डिफ़ॉल्ट CIDR कितना होता है? /24, जो हमने डिस्कस किया था, /24। तो उसी हिसाब से 3 बिट /24 888, तो तीनों बिट को हमने क्या कर दिया? फुल कर दिया 255 के साथ। और एक बिट जो हमारी होस्ट बिट है उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। गेटवे की बात हम आगे करेंगे जब हम इसको थोड़ा और एडवांस लेके जाएंगे, ठीक है। ये विंडोज़ के अंदर है। विंडोज़ में अगर हमें हमारे IP एड्रेस को देखना है कि किस तरह से हमारे IP एड्रेस को देख सकते हैं, तो विंडोज़ में हमें लिखना पड़ेगा IP config। किसमें?
विंडोज़ में। लेकिन यही अगर हमें लिनक्स में देखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा IF, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या हो जाएगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, IF कॉन्फ़िग। तो हम चलो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लिनक्स की मशीन के अंदर कैसे इसको चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी लिनक्स मशीन को स्टार्ट करता हूँ। कहाँ है, ये रही। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होगा शायद, मैंने कर भी रखा था। इफ़ कन्फिग, ये मेरा इथरनेट है, इसके अंदर मैंने इथरनेट कनेक्ट कर रखा है जो मेरा VMware मशीन में डिफ़ॉल्ट हो जाता है ब्रिज अडेप्टर से। ये इसका iNet है 192.168.1.9, उसमें 1.8 था, इसमें 1.9 है। अब ये दोनों एक लोकल नेटवर्क के ऊपर है, ठीक है। तो क्या हम इनको आपस में पिंग करवा सकते हैं अगर लोकल नेटवर्क के अंदर हैं तो? चलो एक बार देखते हैं। 1.9 से इसको एक बार पिंग करवाते हैं। पिंग 1.9, क्या ये पिंग कर पा रहा है? अब इसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मिला है। ये 1.9 से बिल्कुल रिप्लाई आ रहा है। यहाँ पे सेंड इसने 4 पैकेट किए हैं, रिसीव इसने 4 पैकेट किए हैं और लॉस्ट 0 पैकेट हुआ है, 0% लॉस हुआ है हमारा। इस IP पे इसने 32 बाइट्स डेटा सेंड किया है। टाइम इसको लगा है <1 मिलीसेकेंड। एक वैल्यू जो हमारे सामने आता है, एक नंबर TTL, टाइम टू लीव 64। इसकी बात हम और ज़्यादा एडवांस हम करेंगे हमारे नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसके अंदर। यहाँ बस आप इतना समझो कि जो 64 है ये वो वैल्यू है जो सामने जो भी मशीन है उसका डिफ़ॉल्ट एक नंबर होता है। उस नंबर से, जैसे हमारा लिनक्स मशीन है तो उस लिनक्स मशीन से, लिनक्स मशीन का जैसे TTL 64 है तो वो कितने राउटर से होकर हमारी मशीन तक आएगा। सपोज़ कि बीच में 3 राउटर आए और यहाँ हम हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में कितने पैकेट ड्रॉप हुए। हर एक पैकेट जो इस TTL का जो डिफ़ॉल्ट TTL जो भी होगा वो जिस भी राउटर पर जाएगा एक TTL माइनस हो जाएगा। इस पे माइनस, इस पे एक माइनस, तो 64, 63, 62, 61 यहाँ तक कितने आएंगे, जो इसका डिफ़ॉल्ट जो TTL जो यहाँ तक पहुँचेगा वो 60। इसी TTL के हिसाब से हम ये गेस कर सकते हैं कि सामने जो OS है वो कौन सा है। क्या वो लिनक्स है, क्या वो विंडोज़ है, क्या वो सिस्को राउटर है, क्या वो मैक है, हम गेस कर सकते हैं। इसके बारे में और एडवांस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी स्लाइड को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।